तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, अब जब हम लोग अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार यूज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा क्योंकि पूरे कोर्स में ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोग शब्द देखने वाले हैं जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, एंटिटी। अब क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अब देखिए एंटिटी क्या हुआ, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग एंटिटी बोल रहे हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एटसेट्रा। अब बिजनेस एंटिटी की जब हम बात करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी सुपर बाजार का नाम सुने तो आपको पता हो कि अच्छा इस बिजनेस की बात हो रही है, हायर ज्वेलर्स इस ज्वेलर्स की बात हो रही है, आईटीसी लिमिटेड इसकी बात हो रही है, ज्ञानकक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये एक एंटिटी है। ठीक है, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। तो जब हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन होता है बिजनेस में, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। कोई भी घटना जो कि दो या दो से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज के बीच में हो उसको हम लोग एक घटना कहेंगे, इवेंट। इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, receipt of receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. It can be a cash transaction or a credit transaction. अब ट्रांजैक्शन देखिए, हो सकता है कोई सामान खरीदा गया हो, किसी से पैसा मिला हो, किसी को हम लोग पैसा दिए हो, कुछ खर्चे हुए हो। तो जहां भी पैसे का लेन देन है उसी को आप ट्रांजैक्शन मानेंगे बिजनेस में। पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब ये पैसे का लेन देन कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिट में तो डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट तो पैसा का लेन देन हुआ ना। मान लो आपके पास कोई आया, आप बिजनेसमैन है, कोई आया, आप उसको सामान बेचे और उसको आप 30 दिन का उधार दिए। बिजनेस में ये चीज होता है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, किसी किसी बिजनेस में 3-3 महीने का उधार चलता है। ठीक है, ड्यू डेट होता है, उसमें क्या होता है कि जब जैसे ड्यू डेट हो जाएगा पैसा देना होगा। ये चीज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट्स। ठीक है, जो चीज बिजनेस का अपना होता है उसको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, देखिए बिजनेस है तो मॉनेटरी टर्म्स बार बार आपके सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज पैसे में कैलकुलेट होगा वही बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, एसेट्स जो बोल रहा है वो एक बिजनेस का इकोनॉमिक आर्थिक संसाधन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। अब देखिए बिजनेस को काम करने के लिए जगह चाहिए होता है, मशीनरीज चाहिए होता है, तो ये सब उसका एसेट्स है। ये वो आइटम्स है जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स which is used by it for delivering foodstuffs. The trucks thus provide economic benefit to the enterprise. अब उदाहरण के लिए अगर हम लोग सुपर बाजार की बात करें तो उसके पास बहुत सारा ट्रक है, ये सारा ट्रक उसका एसेट्स है। वो ट्रक क्यों यूज करता है? ताकि वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके, इससे उसको फायदा होता है। दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार। तो जब हम लोग सुपर बाजार का बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए एसेट साइड जो होता है उसमें हम लोग ये लिखेंगे। एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसके दो ग्रुप होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ओके, गिव मी 1 मिनट।
अब देखिए यहां पे एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये सब लिख लीजिए, ये सब आपको बाद में बहुत काम आएगा। ये हेड्स है, ये हेड्स के अंदर ये सब आता है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेलिजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो चीज आपका अपना है वो एसेट्स हो गया। अब उसी तरह से लाइबिलिटी, जो पैसा आपको चुकाना है वो आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। भविष्य में कभी ना कभी आपको ये पैसा चुकाना है, ये आपके ऊपर उधार है, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी कहेंगे। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। अब देखिए, मान लीजिए आप ये दिखाते हैं कि आपके पास एसेट्स में 1 करोड़ का मशीन है, ठीक है। अब ये जो मशीन है ये आप उधार में लिए, ठीक है, तो जो तो 1 करोड़ की आपके ऊपर लाइबिलिटी भी हो गई। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और द अदर एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाएंगे आपको ग्रो करने के लिए पैसा उधार लेना ही पड़ेगा, या तो आप जो सामान ले रहे हैं वो उधार में लेंगे। जनरली सामान उधार आपको आसानी से मिल जाता है अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सुपर बाजार फॉर एग्जाम्पल परचेजेस गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऑन March 25, 2005। अब देखिए यहां पे बोल रहा है सुपर बाजार, मान लीजिए 25 मार्च 2005 को फास्ट फूड प्रोडक्ट से 10,000 का माल उधार में लिया 1 महीने के लिए। इफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार इज प्रिपेयर्ड ऑन March 31, 2005, फास्ट फूड प्रोडक्ट विल बी शोन एज क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखिए 25 तारीख को उधार में माल लिया गया 1 महीने के उधार पर, तो इसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल में। अब 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें फास्ट फूड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग क्रेडिटर साइड में दिखाएंगे कि भाई हमको इनको पैसा देना है। इफ सुपर बाजार टेक्स अ लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस विल ऑल्सो बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द सुपर बाजार। अब मान लीजिए सुपर बाजार दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 3 साल का लोन लेता है, तो भाई लोन लिया है तो उसको चुकाना भी तो होगा, तो चुकाना है तो लोन आपका लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब हेड के अंदर देख लीजिए लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये सब लिख के रखिए, इसके बारे में और डिटेल्स में आगे दिया हुआ है, बताते जाएंगे। देखिए एक ही वीडियो में अगर हर एक पॉइंट को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा का एक टॉपिक बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत टफ होगा, ठीक है। इसलिए सारा टॉपिक के ऊपर अलग से सेक्शन वाइज वीडियोस बन रहे हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, ये हम लोग देख लिए, ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट। Box 5, distinction between current and non-current items. Current assets और liabilities are involved in operating cycle. जो भी operating cycle है उसमें current assets और liabilities involve होते हैं, ठीक है। Current assets और liabilities are realized and settled within 12 months. अब जो भी चीज 12 महीने के अंदर हो जाएगा वो current assets या current liabilities होगा। Current items are primarily for trading. Current items are cash और cash equivalent, ठीक है, आसानी से लिक्विडेट हो जाता है ये। नेक्स्ट है कैपिटल। भाई बिजनेस करना है तो
इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, पूंजी तो चाहिए, उसी को कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अपने देखिए, जो मालिक है, जो ओनर है, बिजनेस करने के लिए जो पैसा वो लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसी को कैपिटल कहा जाता है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल is an obligation and a claim on the assets of the business। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो मालिक है वो या तो कैश में पैसा लगाया हो या एसेट्स लगाया हो बिजनेस में, ठीक है, उसका कोई बिल्डिंग है, कुछ है उसके पास जिससे वो बिजनेस कर रहा है, तो ये उसके लिए ऑब्लिगेशन है और ये एसेट्स ऑफ द बिजनेस में वो क्लेम कर सकता है। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा, देखिए बिजनेस, अब जैसे ज्ञानकक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए हमारे पास 50 कंप्यूटर है, ठीक है, ये 50 कंप्यूटर हम पैसा लगाए, मान लीजिए 10 लाख रुपए। ज्ञानकक्ष के लिए क्या है, भले ये ओनर का पैसा है लेकिन उसका तो लायबिलिटी है ना, जो ओनर पैसा लगाया वो ये तो चाहेगा कि ये पैसा उसको एज अ प्रॉफिट या रिटर्न मिले। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स, बिक्री। Sales are total revenue from goods or services sold or provided to customers. Sales may be cash sales or credit sales. कस्टमर को आप जो भी सर्विस दे रहे हो या जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, वो सेल कहलाएगा। अब ये सेल आपका कैश में भी हो सकता है या क्रेडिट में भी हो सकता है, ठीक है। रेवेन्यू, these are the amounts of the business earned by selling its product or providing services to the customer called sales revenue। जो भी पैसा आपको कस्टमर से मिल रहा है, चाहे आप उसको प्रोडक्ट बेचो या सर्विस दो, जो भी पैसा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू है। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। अब देखिए, कमीशन अगर मिल रहा है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रॉयल्टी मिला, रेंट मिला, ये सब आपका रेवेन्यू है, इसको इनकम भी कहते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इनकम आपका प्रॉफिट नहीं है। उसमें से एक्सपेंस, जितना भी आपका खर्चा है वो हम लोग माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट आता है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सपेंसेस आपके खर्चे। कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। अब आपको इनकम कमाना है, उसको करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं, जो आपका कॉस्ट लगता है, उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आमतौर पर जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, ठीक है, जो भी हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसमें हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। The usual items of expenses are depreciation, rent, wages, salaries, interest, cost of heater, light and water, telephone, etc. तो आमतौर पर जो एक्सपेंसेस यही सब होता है। डिप्रिसिएशन हुआ, आपको आज जहाँ रह रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका आपको रेंट देना है, भाड़ा देना है। फिर जो लोग, देखिए वेजेस क्या होता है, कुछ लोगों को आप डेली पेमेंट कर रहे हो या वीकली कर रहे हो, वो वेजेस हो गया। सैलरीज आप मंथली पे करते हो। फिर इंटरेस्ट, भाई आप लोन लिए हैं, आपको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना होता है, वो भी आपके एक्सपेंसेस है। अब हीटर है, लाइट है, वाटर है, टेलीफोन है, रेगुलर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी खर्चा है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब देखिए, कोई आपका लाइबिलिटी हो रहा है, कुछ बेनिफिट के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर होता है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर थोड़ा बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, आप माल खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, उससे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मशीनरी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, इसमें अच्छा पैसा लगता है। If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense, also called revenue expenditure.
अब मान लीजिए आप एक मशीन खरीदे, 1 साल से ज़्यादा चला, तब तो वो एक्सपेंडिचर में आ गया, लेकिन 1 साल से कम अगर वो यूज़ हुआ तो वो एक्सपेंस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड, द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट मोर देन 1 year, it is treated as an assets, also called capital expenditure, such as purchase of machinery, furniture, etc. ध्यान दीजिएगा, 1 साल से ज़्यादा अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं उसको, जैसे मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, आमतौर पर ये 1 साल से ज़्यादा ही चलता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये आपका एसेट्स है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्च. फिर आता है प्रॉफिट, सबसे अच्छा वर्ड बिजनेस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो भाई फायदा क्या है काम करके. द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट. प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स. अब देखिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू कहने का मतलब आपको जितना इनकम हुआ, जितना आप माल बेचे, उसमें एक्सपेंस लेस कर दिए, ठीक है, जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट होगा. ठीक है, मान लीजिए रेवेन्यू हुआ, आप 1 साल में 30 लाख का माल बेचे, सेल 30 लाख का हुआ, एक्सपेंस जो है मान लीजिए 20 लाख का हुआ, तो 10 लाख प्रॉफिट हो गया. अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, इससे ये डिपेंड करेगा कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा. नेक्स्ट है गेन, अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, winning a court case, appreciation in the value of an asset. अब देखिए, कुछ कुछ होता है गेन, ये आप पहले से नहीं सोच के रखे, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपका गेन हुआ, जैसे कोई आपका एसेट्स था जो आप बेच दिए, कोई केस चल रहा है जो आप जीत गए, फिर मान लीजिए आपका कोई एसेट्स था जिसका वैल्यू बढ़ गया, आप एक मान लो जमीन खरीदे, जमीन खरीद के आप उसमें बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए. अब वो जमीन आप अभी खरीदे मान लीजिए 50 लाख में, फैक्ट्री वगैरह बना के आपका कॉस्ट पड़ गया 1 करोड़, 5 साल के बाद उस जमीन का ही वैल्यू हो गया 5 करोड़, तो ये क्या हुआ, आपका गेन हुआ. ठीक है, तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है. फिर लॉस, नुकसान, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस फॉर अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज इज टर्म्ड एज लॉस. एक समय के दौरान, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है तो लॉस हो गया. इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, भाई लॉस होगा, नुकसान हो रहा है, तो ओनर का जितना पैसा लगा था वो कम हो जाएगा. इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इंकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न. एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और अ फायर एक्सीडेंट एक्सेट्रा. इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है भाई आप जो पैसा लगाए हैं आपका पैसा खो गया, नुकसान हो गया, जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, आग लग गया, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है आपका कोई फिक्स एसेट्स है, मशीन है, भाई मशीन का वैल्यू तो कम होता जाएगा ना. आप मशीन अभी 10 लाख में लिए हो तो 5 साल के बाद तो वो 10 लाख में तो नहीं बिकेगा, उसका दाम कम होता जाएगा, तो ये सब आपका नुकसान है. फिर डिस्काउंट, छूट देना, डिस्काउंट देना. डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. अब देखिए, जब हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ छूट देना होता है, ठीक है, उसी को डिस्काउंट कहते हैं. इट इज ऑफर्ड इन 2 ways, ये 2 तरीकों से हम लोग डिस्काउंट देते हैं. ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ अग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इज वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट. देखिए, एक तरीका तो ये हुआ कि भाई प्रोडक्ट का दाम है 500 रुपया, बेचने के समय मान लीजिए हम 10% डिस्काउंट, तो 500 का 10% 50 रुपया, ये आपको डिस्काउंट मिल गया. सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. इट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स एंड बाय होलसेलर्स टू रिटेलर्स. आमतौर पर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेलर को डिस्काउंट देता है, होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है. After selling the goods on credit basis, the debtors may be given certain deduction in amount due in case if they pay the amount within the stipulated period or early. अब मान लीजिए, अब देखिए क्रेडिटर कौन हुआ, जिसको आपको पैसा देना है. अब मान लीजिए आप किसी को प्रोडक्ट बेचें, आप उससे पैसा पाएंगे,
तो जिससे आपको पैसा मिलना है वो डेटर है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई डेटर है, आप उसको 30 दिन का आप उसको उधारी दिए, अब आप उसको बोल रहे हैं भाई अगर तू 10 दिन में पैसा दे देगा तो हम तुमको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दे देंगे या एक्स्ट्रा कुछ पैसा छोड़ देंगे। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। अब ये डिडक्शन जितना पैसा दिया जा रहा है उसके ऊपर होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। इसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव दैट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि भाई 1 महीना का तो उधारी मिला ही था तो क्यों जल्दी पैसा दें। आप जल्दी इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि अगर आप जल्दी देंगे तो आपको कुछ और पैसा बच जाएगा, आपको कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ वाउचर। अब देखिए, आप किसी को सामान बेच रहे हैं या किसी से सामान खरीद रहे हैं, आपको एक बिल मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो ये सबूत है कि लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी को वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, इफ वी बाई ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसीट एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है, आप कैश में गुड खरीदे, कैश मेमो मिल गया आपको, आप क्रेडिट में लिए हैं, आपको इनवॉइस मिला, फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको रिसीट मिल जाएगा। इस तरह से चीजें होती हैं। फिर है गुड्स, माल, सामान। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट्स इज डीलिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। अब देखिए, गुड्स भाई लेन देन के लिए प्रोडक्ट तो होना चाहिए, नहीं तो खरीदेंगे बेचेंगे क्या। तो उसी को कहा जा रहा है कि जो चीज खरीदेंगे बेचेंगे या जो चीज बनाएंगे और बेचेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके भी बेच सकते हैं। द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। देखिए, जो आइटम आप बिजनेस के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं उसको आप गुड्स नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल इज टर्म्स एट गुड्स, while for other it is a furniture and treated as an asset। मान लीजिए कोई ऐसा डीलर है, दुकानदार है जो कि फर्नीचर बेचता है, तो अगर वो चेयर खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है, तो वो बेचने के लिए खरीद रहा है, इसलिए वो गुड्स कहाएगा। लेकिन अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं चेयर खरीद रहा हूँ, फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो वो मेरा एसेट्स है क्योंकि हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। तो ये चीज आपको सोचना है। सिमिलरली फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज गुड्स, whereas for others it is an item of expense not purchase। अब स्टेशनरी में मान लीजिए पेन, पेंसिल, कॉपी, जो दुकानदार है वो खरीद रहा है बेचने के लिए, तो उसके लिए गुड्स है। आप एक स्टूडेंट है, आप एक पेन खरीद रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, ये आपके लिए मतलब गुड्स नहीं है क्योंकि आप उसको फर्दर बेच नहीं रहे। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। अब पैसा निकालना, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। विथड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस for personal use is known as drawings। Drawings reduces the investment of the owners। अब मान लीजिए आप बिजनेस चालू किए, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति ओनर है, वो पैसा लगाया, उसको पैसे की जरूरत है, वो अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो वो आपका ड्रॉइंग्स है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसका जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेस, ठीक है। परचेजेस जो है, आप सामान खरीद रहे हैं। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज ऑफ सेल। आप परचेज कब कर रहे हैं, आप या तो कैश में या तो क्रेडिट में, नगद में या उधार में चीज को खरीद रहे हैं ताकि आप उसको फिर किसी को बेच सकें। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड फॉर ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विथ और विदाउट प्रोसेसिंग। अब बहुत सारा ऐसा भी बिजनेस होता है कि भाई प्रोडक्ट खरीदें, उसमें कोई चेंज नहीं किए और उसको किसी और को बेच दिए। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड। अब जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसमें और भी चेंजेस करेंगे, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर बेचेंगे। परचेजेस में बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। परचेज जो है
पूरा पैसा दे के भी खरीद सकते हैं, उधार में भी खरीद सकते हैं। ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है कि भाई मान लीजिए 1 लाख का बिल है, 50,000 कैश दे दिए, 50,000 उधार ले लिए। अब वो डिपेंड करेगा कि जिससे आप खरीद रहे हैं उससे आपका बिजनेस टर्म्स कैसा है। फिर है स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंटरी इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स, पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन अ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस में आपके पास क्या माल आपके पास पड़ा हुआ है जो आप बेच सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्योंकि भाई स्टॉक ही नहीं रहेगा तो जब कस्टमर आएगा तो आप उसको बेचोगे क्या। इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। आपके पास कितना स्टॉक है उसको स्टॉक इन हैंड कहते हैं। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंटरी। ट्रेडिंग कंसर्न है, प्रोडक्ट खरीद रहा है दूसरे को बेच रहा है, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अब 31 मार्च को जितना भी सामान, जितना भी चीज उसके पास रह गया कि भाई अभी बिका नहीं है, वो उसका हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स ऑन हैंड एट द क्लोजिंग डेट। अब मैन्युफैक्चरिंग जहां पर, वहां पे देखिए आप रॉ मटेरियल रखे हो वो भी रहेगा, कुछ प्रोडक्ट सेमी फिनिश्ड है मतलब पूरा अभी बना नहीं है, कुछ उसमें काम हुआ है, कुछ काम बाकी है। फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जो पूरा बन के रेडी है बेचने के लिए, लेकिन 31 मार्च तक वो बिका नहीं तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, बिगनिंग इन्वेंट्री इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए 31 मार्च को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट डे जो नया अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। आगे देखिए डेटर्स। डेटर्स, अब बहुत लोग इसको डेप्टर्स पढ़ते हैं, इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है डेटर्स। डेटर्स आर persons and or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit। जब देखिए ये कौन है डेटर, वो लोग हैं जो एंटरप्राइज से सामान खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं उधार पे। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन एंड और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट is shown in the balance sheet as sundry debtors on the asset side। अब देखिए आप माल बेचे हो, आपको पैसा मिलना है इनसे, इसीलिए ये आपका एसेट्स है, क्योंकि ये आपका पैसा आपको मिलना है, तो ये आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स का हेडिंग देके लिखेंगे। क्रेडिटर, देखिए डेटर वो होता है जिसको आप माल बेच रहे हो, आपको पैसा उससे मिलना है। क्रेडिटर वो होता है जिससे आप माल खरीदे हो उधार में और आपको उसको पैसा देना है। Creditor are persons and or other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit. The total amount standing on the favor of such persons and or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry creditors on the liability side। अब देखिए ध्यान से समझिए, क्रेडिटर है, आप उधार में माल लिए, आपको पैसा देना है, तो ये आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर का हेडिंग देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डेटर कौन हुआ, जिससे आप पैसा पाएंगे, वो आपका एसेट्स है। क्रेडिटर कौन हुआ, जिसको आपको पैसा देना है, वो आपका लाइबिलिटी है, ठीक है। आइए करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। Mr. Sunrise started a business for buying and selling stationery with 5 lakh as initial investment। Mr. Sunrise है कोई, वो क्या किए, स्टेशनरी खरीदेंगे बेचेंगे, इसका बिजनेस वो किए, 5 लाख रुपया वो इनिशियली इन्वेस्ट किए, कैपिटल लगाए। ऑफ विच ही पेड 1 lakh फॉर फर्नीचर, 2 lakh फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स। 5 लाख में से वो 1 लाख का फर्नीचर ले लिए, 2 लाख का वो स्टेशनरी आइटम्स ले लिए। ही एम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड क्लर्क। अब वो क्या किए, 2 लोगों को नौकरी दिए, एक सेल पर्सन है, एक क्लर्क है। एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरी। मंथ एंड में वो 5,000 रुपया इन लोगों को सैलरी दिए। आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर 1,50,000 फॉर कैश एंड सम स्टेशनरी फॉर 1 lakh
ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि सब्सिक्वेंटली। अच्छा, टू रवि। अब क्या हुआ, एक महीने में वो 1.5 लाख का नगद में सामान बेचे और 1 लाख का कोई रवि है, मिस्टर रवि, उनको उधार में सामान बेचे। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी आइटम्स ऑफ 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस। अब वो क्या किए, 1.5 लाख का मिस्टर पीस से और सामान खरीद लिए। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट 30,000 वर्ड्स ऑफ स्टेशनरी। अब क्या हुआ, अगले महीने आग लग गया और 30,000 का उनका सामान जल गया। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। अब उनका जो मशीन था उनके पास कोई, जिसका 40,000 दाम था, ठीक है, वो उसको 45,000 में बेच दिए। यहाँ पे देखिए 40,000 का मशीन है, 45,000 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ जैसा बन गया। आइए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। What is the amount of capital with which Mr. Sunrise started business? देखिए 5 लाख रुपया कैपिटल से वो स्टार्ट किए थे, ये होगा इसका आंसर। What are the fixed assets he bought? फिक्स एसेट्स कितना का लिए, फर्नीचर खरीदे 1 लाख का। What is the value of the goods purchased? ठीक है, गुड्स खरीदे थे 2 लाख का माल खरीदे बेचने के लिए। Who is the creditor and state the amount payable to him? क्रेडिटर कौन है, ठीक है, मिस्टर पीस, क्योंकि आप उससे 1.5 लाख का सामान खरीदे। ठीक है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, खर्चा क्या क्या हुआ, देखिए 5,000 रुपया आप सैलरी दिए, ये आपका खर्चा है। व्हाट इज द गेन ही अर्न, अब देखिए 40,000 का मशीन 45,000 में बेचा तो 5,000 रुपया उसका गेन हो गया। व्हाट इज द लॉस ही इनकर्ड, 30,000 का उसका सामान जल गया तो ये इसका लॉस हुआ। हु इज द डेटर, व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम, डेटर कौन है, मिस्टर रवि, क्योंकि मिस्टर रवि को आप सामान बेचे हो 1 लाख रुपया का। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इंकर्ड, देखिए एक्सपेंस हुआ 5,000 का, लॉस हुआ 30,000 का, टोटल 35,000 रुपया का एक्सपेंस और लॉस हुआ उनका। डिटरमाइन इन द फॉलोइंग, इसमें से क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटी है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, और नन ऑफ द अबव आपको बताना है। अब देखिए सेल क्या है, सेल आपका रेवेन्यू है, डेटर्स आपका एसेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, सैलरी टू मैनेजर जो है ये आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट टू डेटर्स ये आपका एक्सपेंस है, ड्राइंग्स बाय द ओनर, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है, लाइबिलिटी है, सॉरी ड्राइंग्स लाइबिलिटी होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे समरी दिया हुआ है आपके बुक में, हम सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अगर आपको सारे वीडियोस लाइन से चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर वापस लिखता हूँ 9051378712, आप इसमें कांटेक्ट करिए, आपको वीडियोस दिए जाएंगे। जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी बताइएगा, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, हमारे यहाँ से नोट्स अवेलेबल है, तो वो नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और हमें भी फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तो हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। थैंक यू।